नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बिहार में कम से कम एनडीए का तो सीट बंटवारा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ेगी, जदयू 16 सीटों पर लड़ेगी, लोजपा रामविलास पासवान 5 सीटों पर लड़ेगी, हम 1 सीट पर लड़ेगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर लड़ेगी। बस पारस जो हैं वो रेस से बाहर हुए हैं। बाकी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आना फ़ायदेमंद रहा उनके लिए। शायद वो वहाँ रहते तो उनको 16 सीटें नसीब नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम कहें चिराग पासवान, तो वो भी फ़ायदे में ही रहे हैं, 5 सीटों पर वो भी लड़ रहे हैं। उनके पिताजी के समय अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ती रही और इतनी सीटें उनकी आती भी रही हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि एनडीए के बीच सीट बँटवारा हो गया है, तब सवाल ये भी उठता है कि इंडी अलायंस के घटक दलों के बीच में सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पा रही है? ये जानने के लिए और कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे इसी के साथ। सीधे पटना से जुड़ जाते हैं अभिषेक तिवारी जी के साथ और फिर चर्चा को बढ़ाएँगे आगे। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओमकार सर, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। ये लालू यादव और राहुल गांधी के बीच लोगों ने केमिस्ट्री देखी थी जब मटन वगैरह बनाना सीख रहे थे उनसे। लेकिन क्या जी, वजह है मटन बनाने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, पहुँच गए और मटन बनाना सीखने लगे। ये जो चुनावी खिचड़ी है, सीटों की जो खिचड़ी है, ये क्यों नहीं पक पा रही है दोनों के बीच में? सर इसका कारण लेफ्ट है। उसने परसों एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी और 7 सीट की माँग की है। माँग वैसे 8 सीट की थी, लेकिन 7 पे एक तरह से वो तैयार है कि हम चलो कोई बात नहीं नेगोशिएट कर लेंगे। बिहार में 2 लेफ्ट की पार्टियाँ हैं, एक सीपीएमएल और एक माले सीपीआईएम। इनको जो अभी ऑफर मिला है वो 3 लोकसभा सीटों का मिला है, कांग्रेस को 8। लेफ्ट का कहना है कि पिछली बार हमको विधानसभा में लगभग 27 सीटें मिली थी। 27 सीटें लड़ने को मिली थी, जिसमें से हमने 17 में जीत हासिल की, 16 में जीत हासिल की और लगभग 70 सीटों पे कांग्रेस को मिली थी, जिसमें उन्होंने मात्र 17 विधानसभा में जीत हासिल की। हमारा कैडर बेस पार्टी है, कांग्रेस का बिहार में कोई वजूद नहीं है, तो हमें अपमानित करके कांग्रेस को इतना ज्यादा क्यों वेटेज दिया जा रहा है, इसको लेकर के खींचतान जारी है। राजद स्वयं 28 सीट पे लड़ना चाहती है और देखिए वास्तविकता तो यह है कि राजद की ही मर्जी बिहार में चलेगी, लेकिन वामपंथी पार्टियां चाहती हैं कि बेगूसराय, कैमूर वाला जो एरिया है, रोहतास वाला पूरा, उसमें से कम 1 सीट, चाहे वो आप काराकाट दे दीजिए, सासाराम दे दीजिए, औरंगाबाद दे दीजिए, उसमें वो संतुष्ट हैं। इसके अलावे वो जमुई भी मांग रहे हैं कि जमुई उनका है और तिरहुत प्रमंडल में भी वो कुछ सीटें चाहते हैं। 1 सीट वो सीमांचल में भी चाहते हैं। तो ये निगोशिएशन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी सीटें तो ठीक है, वो 8-10 पे मैनेज कर ले, लेकिन वो चाहती है कि सीमांचल में ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि सीमांचल में उन्हें लगता है कि वो अच्छा फाइट कर सकती है। जैसी सुपौल की सीट वाली बात है, वहां वो चाहते हैं कि वो सीट उनको मिले। सुपौल के अलावे एक सीट कटिहार वाली है, वो भी वो चाहते हैं, लेकिन पूर्णिया, जो कि पप्पू यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा, ये बात बोल के, तो वो पूर्णिया वाली लोकसभा सीट भी चाहते हैं। अब ऐसे में सर एक जो महत्वपूर्ण बात है कि राजद अगर सभी सीमांचल की सीटें इस प्रकार से बांटने लगी तो उसके हिस्से में क्या बनेगा। और माहौल इतना आसान नहीं है। देखिए
एनडीए ने जिस सुगमता से लोग कह रहे थे कि एनडीए का सीट शेयरिंग कब होगा। मैंने लास्ट टाइम जब आपके चैनल पे एपिसोड किया था तो कहा था कि देखिए चिराग को 5 सीटें मिल गई। आज मैं अपना सोर्स रिवील कर देता हूं। मैंने खुद चिराग पासवान से पूछा था फोन करके कि सर वो कितनी सीटें हैं। लोग पूछते हैं कि अभिषेक जी इतना सटीक कैसे हो गया, आपका सोर्स क्या है? तो मैंने चिराग सर से डायरेक्ट पूछा था कि क्या बात है, कैसे बातें हो रही थी और आप किन किन सीटों पे समझौता कर सकते हैं इनसे। तो उन्होंने कहा था कि देखिए हमें 6+1 लास्ट टाइम मिला था, क्योंकि इस बार घटक दल ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे मेरे हिस्से की सीटें मिल जाए, 5 से नीचे हम नहीं मानेंगे। और वो डिजर्व करते हैं। उनका उनका खुद का इस वक्त वोट शेयर विधानसभा में उन्होंने प्रूव किया। वो अकेले लड़े और 141 सीट पे लड़े, लेकिन उस 141 सीट पे ही मात्र लड़कर के लोजपा को 7 से 8% का जो वोट शेयर मिला, वो साबित कर रहा है कि वो नीतीश जी से बिल्कुल कम नहीं है। तो नीतीश जी को अगर 16 मिल रही है तो 5 तो ये डिजर्व करते ही थे, और वो भी अकेले। तो ये एक कारण था कि उनको सीटें मिल गई। लेकिन जो महागठबंधन का पेंच है, ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा। कल स्पेशली जो महाराष्ट्र में बयान है, मैं कुछ राजद के हिंदू नेता जो कुछ बचे हुए हैं 2-4-5%, उनसे मैं बात कर रहा था। वो बहुत असहज हैं। वो खुद नहीं डिफेंड कर पा रहे। बिहार कांग्रेस के नेता नहीं डिफेंड कर पा रहे। एक दो जो इंटेलेक्चुअल बचे हुए हैं कुछ, वो खुद असहज है। बोले राहुल गांधी से ये उम्मीद नहीं थी। वो बोलना कुछ और चाह रहे थे, कुछ और बोल दिया। पर ये इसको कोई लेकर पहली पहली बार तो है नहीं। मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। काशी के युवक जो हैं वो शराब पी कर के सड़कों पर नाचते हैं। किस किस तरह के बयान इन्होंने नहीं दिए हैं। लगातार ये हिंदू विरोधी जो माइंडसेट है उसको कहीं ना कहीं प्रकट कर रहे हैं। तो जो थोड़ा बहुत इनके साथ बचे भी हैं अलग अलग कारणों से, वो भी बिदक जाएंगे अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, लगातार इस तरह के बयान देंगे। देखिए सर, 2 बातें हैं। इस बयान का बड़ा बिहार में गलत इम्पैक्ट होगा जहां पे कांग्रेस लड़ेगी, और अगर खास करके कांग्रेस वीएस जो जेडीयू वाली सीटें थी, उसमें इसका प्रभाव पड़ेगा। जेडीयू के प्रति नाराजगी है, ये वास्तविकता है। पिछली बार की तरह 39 सीटें इतना आसान नहीं होगा। अभी परीक्षा बीपीएससी के थ्रू लिया जाना था, वो पेपर लीक हुआ। इसको लेकर के स्टूडेंट्स में आक्रोश है। मैं बता रहा हूं सर कुछ सीटों के बारे में, जहां पे हमारी टीम ने अभी रिसेंटली सर्वे किया है। वो बहुत नेक टू नेक फाइट है। उस नेक टू नेक फाइट में सिर्फ मोदी फैक्टर और राम मंदिर और हिंदुत्व ही बचा पाएगा नीतीश कुमार को भी। जहानाबाद की सीट फंसी हुई है, सीतामढ़ी की सीट एकदम फंसी फंसी सी है। इसके अलावे अगर आप देखिए तो सुपौल हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, जहां पे बहुत टाइट फाइट हो जाएगा इस बार। उसी प्रकार से अब चिराग पासवान अगर जमुई नहीं लड़ेंगे तो वो भी एनडीए के लिए थोड़ा सा फंसा फंसा सा ही रहेगा। लेकिन अब देखना है कि वहां पे क्या होता है। इसके अलावे जो मैंने कहा सर, जहानाबाद, अच्छा गया की सीट जो है वो हमको दे दी गई है। वो सीट भी अचानक से अब फाइट कंटेस्ट पे आ जाएगी। वहां से अगर हनी मांझी जैसे जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, वो लड़ते तो बहुत आराम से निकल जाते। तो सीट बंटवारा, आप तो सर इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीट बंटने से भी लोकल में चुनाव में कुछ है। ठीक है, लोकसभा का ही इलेक्शन है, लेकिन कुछ लोकल फैक्टर हावी हो जाते हैं। अब 16 सीटें जो जेडीयू को मिली हैं, उसमें से सर 6-7 ऐसी सीटें हैं जहां पर जेडीयू के प्रति ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है। अब वो सांसद चेंज करेंगे, क्या करेंगे, वो तो हम फिर विश्लेषण करेंगे कि अब वो सांसद चेंज करते हैं तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चेंज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पर फीडबैक आप जेडीयू वालों। पर आपको जी। नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी केवल 17 सीटों पर लड़ रही है और नीतीश के कुछ ज़्यादा ही प्रेशर में है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो उनको 16 सीटें दे दी? कम से ये कम हमेशा बीजेपी को 20 कम से कम बीजेपी को 20-22 सीटें लड़नी चाहिए थी वहाँ पर। अब ये यही आदरणीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी कैसे सोचते हैं, इसी सोच को लेकर के मैं कई बार सरप्राइज होता हूं
कि उन्होंने एनडीए का नंबर ऑफ सीट्स अधिक होना ज्यादा प्रेफर किया बनिस्बत की बीजेपी, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, हम और बीजेपी और पारस वाली पार्टी भी मिलकर लड़ती, तब भी बीजेपी अकेले अपने दम पे सिर्फ बीजेपी का नंबर 20 से ऊपर होता। एनडीए जी, समवेयर 27-28 ओपिनियन पोल में आ रहे थे। अब वो बिल्कुल। मैक्सिमम 17 सीटें जीत पाएगी। अच्छा, मेरा कंसर्न हमेशा ये है कि आज ठीक है लोकसभा में 16 सीटें आपने दे दी, कल की गारंटी थोड़ी ना, विधानसभा से ठीक चुनाव पहले अगर नीतीश कुमार पलटी मार गए तो अब आप क्या करेंगे? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि इन पर भरोसा तो है नहीं ये कब पलटी मार जाएँ। लेकिन ये भरोसा सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे और आपको नहीं है, ये प्रश्न तो बिहार की जनता भी पूछ रही है कि मोदी जी के नाम पे वोट तो लास्ट टाइम भी हमने किया था, लेकिन वोट तो हम मोदी जी के नाम पे कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि सभी सीटों पे मैं खड़ा हूं, मेरा चेहरा देखो। मोदी फैक्टर के नाम पे हम वोट करते हैं और बाद में पता चलता है कि अब वो सांसद मोदी जी को ही कोस रहे हैं। इनमें से कुछ बयान हुआ ये था कि जब गठबंधन टूटा था, देखिए एंटी इनकम्बेंसी आती कैसे है, जब गठबंधन टूटा और ये राजद के साथ गया तो इसमें से कुछ बयानवीर सांसद मोदी जी को खुलेआम ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे। सेकुलरिज्म की पराकाष्ठा को, जो भारत का सूडो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म बुरा टर्म नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन जो बिहार के संदर्भ में या हम भारत के संदर्भ में डबल स्टैंडर्ड सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उसकी पराकाष्ठा पार करते करते, नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करते करते वहां पहुंच गए। तो क्या हुआ कि जो प्रो बीजेपी माइंडसेट का वोटर था, जिसने वोट किया था इनको, अब वो बहुत नाराज है। मैंने ये बात जब गठबंधन हुआ था तब भी बोला था और आज भी अपनी बात पे कायम हूं कि इस बार बीजेपी का 39 बिहार में होना थोड़ा मुझे डिफिकल्ट इसीलिए लग रहा है। नवादा की सीट फंसी हुई है सर। सूरज भान सिंह के भाई चंदन सिंह जो है वो चुनाव लड़े थे पिछली बार। वो पशुपति पारस की टीम के हैं। अब नवादा सीट बीजेपी ने अपने हिस्से में रखी तो है, लेकिन अगर उनको भी टिकट मिलता है तब भी बवाल है और नहीं मिलता है तब भी बवाल है। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब देखते हैं कहां जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे में राहुल गांधी जी का ये जो बयान है, ये निसंदेह नीतीश कुमार को, और जो बीजेपी का नाराज वोटर जो जेडीयू से नाराज था, वो वापस लौटेगा कि यार कुछ ठीक है, जदयू बुरा है, लेकिन इतना पापी नहीं है कि वो कह दे कि सख्ती से ही लड़ेंगे, सनातन धर्म को ऐसे करे। तो बैरियों को वोट देने के बजाय क्या है, फिर वो क्या करेगा कि चलो ठीक है मजबूरी से ही घूम फिर के नीतीश को दे दो, तो वो एक चांसेस हैं। लेकिन उसके लिए फिर वही बात कि सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर का ही भरोसा जेडीयू को भी। आज जेडीयू में के दफ्तर में खूब मोदी जिंदाबाद के नारे लगे, जश्न मन रहा था। लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के दफ्तर में तो एक अलग ही माहौल दिल्ली में है। वो फोटोग्राफ्स मेरे पास आए, मेरे पास भी भेजे गए। बहुत खुश है, सब प्रसन्न है, सब मोदी का जयकारा लगा रहे हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एक बार फिर से साबित करने में कामयाब हुए कि मोदी और अमित शाह उनको जो ग्रूम कर रहे हैं, उनको इतना प्यार करते हैं, वो क्यों करते हैं कि उन्होंने एकदम बिल्कुल से नजरअंदाज कर दिया उनकी पशुपति पारस की टीम को। उनको एक सीट भी नहीं दी गई। इट इज ह्यूज। ये बताया अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से कि आप निश्चिंत रहिए, रामविलास पासवान जी आपके साथ ना हो, लेकिन आपका अभिभावक नरेंद्र मोदी है, आप निश्चिंत रहिए, आपको अकेला हम नहीं पढ़ने देंगे। ये इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार जो लगातार बैटिंग करा रहे थे साइड से पशुपति पारस की टीम को, वो फेल हुए। तो यहां पर नीतीश कुमार को एक हार जरूर मिली है। उनके लिए थोड़ा सा हो रहा होगा फील कि भाई मेरी वजह से पशुपति पारस टूटे, रामविलास पासवान के बेटे से, चिराग पासवान से, और अब जो है वो कहीं नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि आज पिछले 3 साल से उनकी बड़ी फोटो रखी है रामविलास पासवान जी की, चिराग पासवान जी ने ऑफिस में उनको आज माल्यार्पण किया और कहा कि पिताजी संघर्ष के दिन समाप्त हुए। तो देखिए अब बिहार में क्या रिजल्ट होता है। जी। अभी आपने कहा कि आपको संदेह है कि इस बार 39 सीटें ये लोग जीत पाएँगे। ये क्यों कहा आपने? क्या वजह है? कौन-सी कमज़ोर कड़ियाँ हैं इनकी? अ, ये तो मैंने बताया ही सर कि कौन-कौन सी सीटें फँसी हुई है। लेकिन एक जो ये नीतीश कुमार जी के प्रति देखिए बीजेपी अपनी 17 निकाल लेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो जेडीयू को सीटें मिली हैं,
उन सीट्स पर समस्याएँ हैं। इसको हम ऐसे ही नज़रअंदाज कर दें तो ठीक नहीं होगा। इसमें चाहे वो या एक हमको जो मिली है गया वाली सीट, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा निकाल लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी के प्रति जो नाराज़गी है बीजेपी के वोटर में, वीएचपी जो बिहार का यूनिट है, वो भी काफ़ी नाराज़ रहा है पिछले 1 डेढ़ सालों से, जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है। और जो एक नीतीश कुमार जी का अनप्रेडिक्टेबल होना जो है, कि वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज 16 सीटें लेकर के फिर कहाँ चले जाएँगे, वो एक बड़ा फैक्टर हो गया है सर, इसी वजह से वो संदेह है। और देखिए पूर्णिया की कंडीशन जो मैंने बताई या सुपौल की कंडीशन या अररिया में भी, देखिए ये वो सीटें हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, वो ठीक है। लेकिन हिंदू बेस ही अगर गायब हो जाएगा, उन्हीं उन्हीं एरिया के सांसदों ने तो ये कारनामे किए थे ना। अररिया अररिया तो खैर बीजेपी में था, लेकिन मैं सुपौल की बात कर रहा हूँ, मधेपुरा मधेपुरा कहा जाता है गोप का, तो इस बार मधेपुरा में भी फाइट है आपको। तो जेडीयू जेडीयू 2-2 3-3 बैगेज लेके चल रही है। एक तो अभी जो एग्जामिनेशन हुआ बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षकों का, उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया, 300 लोग अरेस्ट भी किए गए, वो ठीक है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है कि भाई 17 महीने में 4 लाख नौकरियां दी। एक तो आरजेडी आईटी सेल के सामने जेडीयू आईटी सेल कहीं टिकता ही नहीं है। पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जेडीयू आईटी सेल स्टैंड्स नोवेयर इन फ्रंट ऑफ आरजेडी आईटी सेल। आरजेडी आईटी सेल ने क्या किया है, एक नैरेटिव जो बनाया है कि ये 4 लाख नौकरियां तेजस्वी यादव ने दी है, तो हर कास्ट का एक यूथ कनेक्ट हुआ है। अगर इसको हम नजरअंदाज कर देंगे तो बहुत गलत होगा। अब यहां पर यूथ वर्सेस यूथ हो क्या रहा है, यूथ नरेंद्र मोदी जी से भी बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत कनेक्टेड है। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी फैक्टर अगर चल जाए, राम जी का चल जाए और राहुल गांधी के ऐसे 2-4 बयान आ जाए, तब तो 39 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अच्छे से राजद रणनीति बना के लड़े, कांग्रेस को 2-4-5 सीटें दे, अपने पास नंबर ज्यादा रखे, लेफ्ट को 4-5 दे, कांग्रेस को उससे अधिक ना दे, तो मुश्किल होगी सर, मुश्किल होगी। जहां 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 कांग्रेस वीएस जेडीयू होगा, बीजेपी होगा, वो आराम से निकलेगी। आरजेडी के भी मोस्ट ऑफ द सीट्स निकल जाएंगे, कुछ सीटें फंसेंगी। ये 3-4 सीटें हैं। मेरा मानना है कि मिनिमम 34 एनडीए जरूर जीतेगी, उससे ऊपर देखना पड़ेगा सर। जी। और मैं दर्शकों को बताता चलूँ 1 मिनट में कि किसके हिस्से में कौन-सी सीट आई है। जी। भारतीय जनता पार्टी जिन 17 सीटों पर लड़ेगी, उनमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद जहां अभिषेक अभी होकर के आए हैं, जी। मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। जनता दल यू जिन 16 सीटों पर लड़ेगी जो उसके हिस्से में आई हैं, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर। और जो रामविलास पासवान के सुपुत्र की पार्टी जिन 5 सीटों पर लड़ेगी, उनमें वैशाली है, हाजीपुर है, जहाँ से वो खुद लड़ेंगे, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। और एक सीट हमको गई है, गया वाली, जिसका ज़िक्र क्या अभी अभिषेक तिवारी ने किया था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी एक सीट गई है, काराकाट। काराकाट में। अब काराकाट अच्छा निर्णय हुआ। ये देखिए, अगर काराकाट में जदयू को मिल जाता तो काराकाट भी जदयू हारती। लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा को मिल गया, अ, अब ये सीट एनडीए के खाते में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, ये तो अभूतपूर्व है। ये मतलब जब इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी, तब भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने बढ़िया-बढ़िया बयान, जिसे कहते हैं ना टका-सा जब मतलब वो बयान देते हैं, और उसके बाद जो है फिर कौरवों-पांडवों के टाइम में जीएसटी लागू क्यों नहीं हुआ, वो तो इनका बहुत ही मशहूर एक बयान था। और इस बार भी जब से ये मणिपुर से निकले हैं, महाराष्ट्र में ख़त्म हुई कल इनकी यात्रा, कोई इन्होंने इनके परिश्रम में कोई, इनकी उछल-कूद में कोई कमी नहीं है। अब इन सब चीज़ों का फ़ायदा अगर भारतीय जनता पार्टी ना उठाए तो अलग बात है, पर
राहुल गांधी कोई कोर कसर तो छोड़ नहीं रहे हैं कांग्रेस को मटियामेट करने में और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हाथों रोज़ाना नए-नए मुद्दे देना। ये शक्ति वाला भी अपने आप में ऐसा ही मसला हो गया है। बिल्कुल सर, देखिए हिमंता बिश्व शर्मा जी याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अरेस्ट नहीं करूँगा इसको चुनाव के पहले। व्हाट अ क्लेवर मैन ही इज़। उनको पता व्हाट अ क्लेवर मैन ही इज़, क्योंकि उनको पता था ना ओमकार सर कि ये एसेट है बीजेपी का। अब देखिए 2 रैलियाँ महागठबंधन ने की, एक बिहार में, वहाँ लालू यादव ने ड्रामा कर दिया। जो लालू यादव ने डैमेज किया, वो अभी तक डैमेज कंट्रोल हुआ नहीं था कि अगला डैमेज राहुल गांधी ने किया शक्ति वाला बयान लेकर के। और 24 घंटे नहीं लगे नरेंद्र मोदी जी ने वो ही तीर लपक के ऐसा धनुष पे संधान करके चलाया है कि पूरी कांग्रेस आईटी सेल अब बीजेपी के जो प्रधानमंत्री है, भारत के जो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा छोड़े गए उस बाण के काट में निवारण में लगी हुई है। अगले 5 दिन तक इनके पास और कोई काम नहीं होगा। अगले 5-6 दिन में राहुल गांधी एक और सभा करेंगे। उस सभा में भी मैं लिख के देता हूं, कुछ बोल देंगे। उसके बाद फिर बीजेपी को कुछ नहीं करना है, वो बस पलट के जवाब दे देना है। उसके बाद फिर पूरी कांग्रेस, देखिए ना तो इनके पास विजन है। अब आप बताइए, ये शक्ति वाला बयान छोड़ भी देते हैं। मुझे तो लगता है सबसे पहले एक एफआईआर इस देश के चुनाव आयोग को करना चाहिए। चलिए आपके शो पे आज एक मैं चैलेंज देता हूं। इस देश में जो कोई भी माई का लाल है, वो मेरे सामने जिस चुनावी पद्धति को फॉलो करते हुए ईवीएम से वोटिंग होती है, उस प्रणाली को फॉलो करेंगे। अगर वो हैक कर देते हैं तो अभिषेक तिवारी शो 10 लाख रुपए देगा। राहुल गांधी जी को भी चुनौती है। जिस प्रकार से मीडिया भ्रमित कर रही थी अब तक तो ठीक था, लेकिन राहुल गांधी ने जो ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, वो शर्मनाक है। उसी ईवीएम से ये लोग अभी तेलंगाना में चुनाव जीते हैं। ये बताता है फ्रस्ट्रेशन क्या है। जिस डीएमके पार्टी को अकूत चंदा मिला है, जिसके साथ ये तमिलनाडु में सीट शेयरिंग आज हुई है, आज अलायंस इनका कंप्लीट हो गया, 9 सीटें मिली, बड़ा खुश है कांग्रेसी। ये क्या बात कर रहे हैं, इसको पता भी है। वज्र मूर्ख है सर। मैं एक बात मानता हूं, इस पूरे यूट्यूबर लेफ्टिस्ट लॉबी ने कांग्रेस को तो लेफ्टिस्ट बनाया बनाया, साथ में ये समाजवादी पार्टी से लेकर के डीएम के सबको बर्बाद कर देगा। उसके बाद फिर कोई और आशियाना ढूंढेगा, क्योंकि ये लोग तो पैरासाइट हैं, ये लोग तो चंदे पे ही जीते हैं। लेकिन ये डेंजरस स्टेट है, क्योंकि ये लोग ईवीएम को खराब बता करके जब प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, ये लोग सिविल वार करा सकते हैं। इसलिए भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए राहुल गांधी के इस बयान का। और इस वजह से, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, तब तो भाई ये अपराध है। एक स्वायत्त संस्थान के पूरा चुनावी प्रणाली को जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बताया, मुझे लगता है कि एक एफआईआर तो होना चाहिए, और संभव हो तो चुनाव आयोग चुनाव के बाद जेल भेजे, क्योंकि जेल चुनाव के पहले भेजेंगे तो बीजेपी को 400 से कुछ कम ही हो सकता है, वो 350-70 रह जाए। राहुल गांधी का चुनाव तक बोलते रहना बहुत आवश्यक है इस देश के लिए, क्योंकि लोगों, देखिए यूथ तो क्वेश्चन करता है ना, तो यूथ को पता चल गया है कि ये आदमी कम से कम 52 साल का, इसको अधेड़ बोलते हैं, युवा नहीं बोलते हैं। अगर ये युवा नेता है तो युवा नेता का परिभाषा भारत में बदल देना चाहिए। फिर मैं बीच बीच में हाइपर हो जाता हूं ऐसे आदमी की वजह से, लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल गांधी इस देश के लिए श्राप बनते जा रहे हैं। लेकिन लेकिन ये बीजेपी, बताइए पारस के साथ जो कुछ हुआ है, वो गले से नीचे उतरने वाली घटना है क्या? कुछ तो कम से कम उनको कहीं एक सीट ही दे दी जाती। नहीं देखिए, बीजेपी बहुत समझदार है, ऐसा नहीं कि वो पारस को जाने दे रही है। पारस को राज्यसभा सीट ऑफर हुई है सर। फिर हुआ कि सूरज भान का क्या करेंगे, उन्होंने बोला नवादा सीट अपने पास रख लेता हूं। मेरे सिंबल से सूरज भान सिंह के भाई चंदन सिंह लड़ सकते हैं अगर लड़ना ही चाह रहे हैं तो। इसके बाद एक जो और है, उनके प्रिंस प्रिंस पासवान, उनको भी बीजेपी अपने सिंबल पे लड़ा लेगी। सच तो यही है
अब देखना ये है कि पशुपति पारस गुट कल पीसी करके क्या बोलता है या नहीं बोलता है। वैसे इतना प्रभाव उनका है भी नहीं जितना वो लोग कह रहे हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान की जीत इस बार हिस्ट्री बनाएगी सर। हिस्ट्री में बोल रहा हूं, उनके पिताजी पहले ही हिस्ट्री बना चुके हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान हिस्ट्री बनाएगा। संभवतः, मैं बड़ी बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन संभवतः अगर वो अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ दे तो आश्चर्यचकित मैं नहीं रहूंगा। जीत में तो कोई इफ बट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हिस्ट्री बनाने की बात। जी। अच्छा ये बताइए, चुनाव आयोग आज बहुत सख्त फैसले लेने के लिए भी मजबूर हुआ। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने के आदेश जारी किए हैं और जिन 6 राज्यों के गृह सचिव हटाने का ऐलान उसने किया है, उनमें गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है। बिहार भी है, झारखंड भी है, हिमाचल और उत्तराखंड भी है। बिहार के गृह सचिव पर गाज क्यों गिरी है, कुछ आइडिया? बिहार के गृह सचिव पर गाज क्यों गिरी है, ये बात तो भाजपा ही समझ सकती है और भाजपा के जो वोटर रहे हैं वो जानते हैं इसकी रियलिटी। देखिए, जब से ये इनका नाम ये मुसलमान है, ये गृह सचिव जब से बने, तब से पीएफआई को लेकर के जो एनआईए के द्वारा छापा मारा गया था, उन सबको लेकर के। मधुबनी इलाके में जो मारा गया था। हाँ, तो वो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आमिर सुबहानी साहब नाम है इनका। बहुत विवाद में रहे हैं आमिर सुबहानी साहब, ऐसा नहीं है कि विवाद में नहीं रहे हैं। और वीएचपी इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो संभवतः एक आइडिया हो सकता है कि वीएचपी को लगातार ये पसंद नहीं आ रहे थे। और हालाँकि चुनाव आयोग वीएचपी की क्यों सुनेगा, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता। तो अब क्या एग्ज़ैक्ट कारण है वो तो चुनाव आयोग बेटर एक्सप्लेन करेगा। लेकिन ये भाजपा के भी कई नेताओं के आँख के किरकिरी बने हुए थे, ये सत्य है। जी। यानी शिकायतें थी इसलिए हटाए गए हैं। हाँ, निश्चित बहुत-बहुत रूप से। धन्यवाद। बहुत शिकायतें थी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, इतना समय निकालने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। ओशियन नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। ओमकार सर, आपको भी जय बहुत-बहुत श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार।